अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस। आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है। जी वालेकुम सर। सलाम जी। आ रही है सर। चलें, ओके हो गया। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सेशन के एंड में ना आपको एक गुड न्यूज़ देंगे इंशाल्लाह, जो सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी फॉरेन स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं इंशाल्लाह उन सबको बेनिफिट होगा। वो एट द एंड सेशन में हम आपको बता देंगे। अब ये मैम ने स्क्रीन शेयर की हुई है। अब ये मैम इशरत नौरीन है, इन्होंने पीएचडी की हुई है बायोकेम में फ्रॉम चाइना यूनिवर्सिटी। तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अप्लाई करने के लिए, या शुरू में उनको जो भी हर्डल्स आई तो वो कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि आप लोग उन चीज़ों से ना गुजरें, आपका एडमिशन ईजी हो जाए। तो इंशाल्लाह आप सबका इससे फ़ायदा होगा। आप सब काइंडली इसके बाद भी इंशाल्लाह हम एक सेमिनार रखेंगे तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा। जी मैम, आपके पास आवाज़ आ रही है? मैम, हेलो मैम। मैम आवाज़ आ रही है आपके पास? यस जी मैम, बिल्कुल, आई कैन हियर यू। जी मैम, काइंडली आप स्टार्ट करें। गाइस आप अपना स्पीकर म्यूट पे लगाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में इंशाल्लाह सेशन होगा तो उसमें भी आप अपने सवालात जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी मैम, आप स्टार्ट करें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज सही से आ रही है? कोई यस मैम। डिस्टरबेंस तो नहीं है? जी जी ओके नो मैम। ओके। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है कि हम स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल कर सकते हैं चाइना में, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं इसकी वजह से। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम इशरत नौरीन एंड मेरी पीएचडी जो है वो कंटिन्यू है, चाइना से ही है। और आई गॉट सीएससी स्कॉलरशिप फ्रॉम चाइना एंड मैं एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। सो मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन है या जो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की ड्यूरिंग इस जर्नी के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, किस तरह से हम लोग जो है ना वो इसको आसान बना सकते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो, और कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें करनी चाहिए। और एट द एंड जो है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो ये होंगे कि हम लोग जो है वो चाइना में किस तरह के या कितनी टाइप्स के स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, हम लिस्ट किस तरह से ढूंढ सकते हैं यूनिवर्सिटीज की जो चाइना में है, एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह से ले सकते हैं, फिर अप्लाइंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, कितने तक हो सकती है और क्या क्या हो सकती है, और एट द एंड जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेटर या स्कूल मैनेजमेंट के साथ जो है वो हम कांटेक्ट में रह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग। सबसे पहले जो है वो टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। बेसिकली जो चाइना में तीन तरह के जो मेन स्कॉलरशिप्स हैं जो फॉरेनर या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो
अलाउ करवाए जाते हैं या उनको दिए जाते हैं। एक है इंस्टीट्यूट लेवल का जो स्कॉलरशिप है जो कि यूनिवर्सिटी देती है। ये तकरीबन पार्शल भी होता है और फुल भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये फुल दिया जाता है और कुछ को पार्शल, ठीक है, जिसमें उनकी जो है वो कुछ ट्यूशन फीस जो है वो उन्होंने खुद पे करनी होती है। लेकिन जो फुल है उसमें जो है वो स्टाइपेंड थोड़ा होता है, लेकिन अकोमोडेशन और बाकी उसके जितने भी क्या नाम है रेजिडेंसी का है वो सारा का सारा जो है वो यूनिवर्सिटी बेयर करती है। फिर लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ जाता है जिसमें सिटी का है और प्रोविंस लेवल का स्कॉलरशिप है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तीसरा स्कॉलरशिप जो है वो है सबसे मेन स्कॉलरशिप और ये स्टेट लेवल का और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप, जो कि मैंने गॉट किया हुआ है, जो कि मेरे पास है और मैं इसी के ऊपर पढ़ रही हूँ, यही स्कॉलरशिप मेरा है। तो इसका स्टाइपेंड सबसे ज्यादा होता है। ओवरऑल सारी की सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की बेयर करती है और ये बनिस्बत यूं के सबसे बेस्ट है, यूं कह सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? एक तो सबसे पहले तो ओरिजिनल डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए और साथ में अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, 2 जैसे अगर आप मास्टर लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनके 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं किसी भी कंट्री में, या फिर चाइना के लिए आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जब भी आप लेटर बनवाएं तो कोशिश करें कि उसमें अगर आपने स्पेसिफाई, ये तो आपके ऊपर है कि आप चाइना को रिकमेंड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, या ओवरऑल आप बाहर के लिए बनवा लें अपने सुपरवाइजर से या फिर एक आध टीचर ऐसा जिससे आप पढ़े हुए हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एसोसिएट प्रोफेसर के 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि रिक्वायरमेंट है। फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली काफी मुश्किल है लेना भी, लेकिन मिल भी जाता है। इतना ज्यादा कोई खास नहीं है कि नहीं मिलता है, हाँ बस इसके ऊपर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर ये हो तो क्या नाम है चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके एडमिशन होने के। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बेसिकली आपका सुपरवाइजर देता है जो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, जो आपको सुपरवाइज करेगा नेक्स्ट आपकी डिग्री जब परस्यू हो जाएगी। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन पीएचडी वालों के लिए ये मस्ट है, उनके पास होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि पहले तो एडमिशन भी होता है, मैंने नहीं सुना कि एडमिशन हो जाता है एक्सेप्टेंस लेटर के बिना पीएचडी स्टूडेंट का। फिर एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए जिसके अंदर पब्लिकेशंस वगैरह होनी चाहिए आपका। अगर जो है वो एक्सपीरियंस है, लैब एक्सपीरियंस या फिर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, कोई भी फील्ड जिसमें आप हैं तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए, ये बेस्ट है। वो आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये एडमिशन, मेडिकल परफॉर्मा, फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि हम कहीं भी ये इधर अपने पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसके अंदर से बनवा सकते हैं। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये हम लोगों को शो करवाना होता है कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। फिर पासपोर्ट होना चाहिए हमारे पास एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर चाइनीज लैंग्वेज कोर्स आपने किया हो एचएस के थ्री। ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है एचएस के थ्री जो है, पहले जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर काम चल जाता था, लेकिन अब जो है ये मैंडेटरी है कि आपके पास चाइनीज लैंग्वेज कोर्स होना ही चाहिए। आप जो है वो विदाउट चाइनीज लैंग्वेज कोर्स या फिर ये जो है वो क्या नाम है आइट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर मोटिवेशनल लेटर और रिसर्च प्रपोजल, ये भी जरूरी है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो दोनों के लिए जरूरी है, पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मास्टर का फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स के पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए
वो आइडिया जो है वो जिस सुपरवाइजर के अंडर आप काम करना चाह रहे हैं उसकी रिसर्च से मैच करता होना चाहिए, कि मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, कि वो आप उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, रिसर्च पेपर्स उसके पढ़ें, और देन जो है वो एक अच्छा प्रपोजल बनाएं कि आपने पीछे जो है वो इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ है, तो अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो है वो नेक्स्ट इस टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर ये हम जो है वो नया आइडिया जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं। अब रिसर्च प्रपोजल का बेसिक जो यू कह लें आइडिया है, ये आपकी अपनी पीछे वाली रिसर्च के ऊपर भी बेस हो सकता है, और नेक्स्ट जो सुपरवाइजर का है, मतलब आपने अगर मास्टर किया हुआ है तो मास्टर में कुछ ना कुछ रिसर्च तो आपने की होगी, तो वो रिसर्च जो है वो मस्ट है कि आपके सुपरवाइजर को पसंद आनी चाहिए, या ये भी नहीं है कि सुपरवाइजर के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए, बस ये है कि सुपरवाइजर की यूं कह लें कि रिक्वायरमेंट जो है या उसके काम में इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक अच्छा प्रपोजल जो है या एक अच्छा आइडिया जो है वो अगर आप अपने सुपरवाइजर को या जिस टीचर को आप सुपरवाइजर बनाना चाह रहे हैं या प्रोफेसर को सुपरवाइजर बनाना चाह रहे हैं, उसका आइडिया जो है वो मस्ट होना चाहिए रिसर्च के बाद। ओके, एंड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर जो है वो चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में फिर हमारा डिपार्टमेंट है, और हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड मतलब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वही रिसर्च हो रही है जो क्या नाम है हम कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में बैठे हुए। तो दो लिंक जो है वो बेसिकली मैंने नीचे दिए हुए हैं, एक तो ऑफिशियल लिंक है ये वाला, ठीक है, इसके जरिए से आप इजीली जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं, कि यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रॉपर बकायदा तौर पे आ जाती है, अपने सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, कि आप जो है वो उसके ऊपर अपना नाम लिखें। बल्कि मैं डेमो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से होता है। ये वाला लिंक जो है अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये लिंक मैंने खोला हुआ है, ये चाइनीज ये सीएससी स्कॉलरशिप का जो है ऑफिशियल पेज जो है ये वो है। अगर ये देखिए, ये मैंने बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है, तो आप अपना सब्जेक्ट इसके ऊपर लिख के देन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी डिग्री करना चाह रहे हैं। डॉक्टरल डिग्री है, बैचलर करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि मैं जो है वो डॉक्टरेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, या बैचलर का कर लेते हैं, ठीक है। फिर साथ में वो आपसे पूछेगा कि आपने चाइनीज में अपनी डिग्री करनी है या इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपनी डिग्री करना चाह रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि वो चाइनीज की बजाय जो है वो इंग्लिश क्या नाम है लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे, क्योंकि वो करना इजी होता है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है चाइनीज लैंग्वेज में, जो कि कुछ हद तक कुछ लोगों को पसंद भी आती है, तो वो एक नई चीज के हिसाब से जो है वो देखते हैं इसे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बाकायदा तौर पे जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो हमारी निकाल के हमें शो करवा देंगे। मेरे नेट का शायद थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, इसकी वजह से वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैम हमें स्लाइड्स ही शो हो रही हैं। ओके, सॉरी, मैं दोबारा आपको show करूंगा। जी मैम, आप स्लाइड की शेयर कर दें, लिंक बाद में इनको सेंड कर देंगे, इंशाल्लाह फिर ये खुद विजिट कर लेंगे। ओके, अब शो हो रही है आप लोगों को या नहीं? अभी भी नहीं? नो मैम स्लाइड्स ही शो हो रही हैं सिर्फ क्रोम जी जी मैम में। श्योर जी मैम, शो हो रही है। हो रही हो है? गया मैम। यस मैम हो गया। जी मैम हो रही है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये लिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो बाकायदा इसमें हम लोग जो है वो अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ये डिग्री का है, ये डिग्री आप कौन सी करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है वो आपको
मे बी इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है कभी। जैसे कि मिस्टर जमीर ने कहा है कि आप लोगों को लिंक बाद में शेयर कर दिया जाएगा, आप खुद से देख सकते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ही मैंडेटरी कहने की चीज है स्कॉलरशिप के लिए। एक से ये चाहिए ही क्यों, और दूसरा आप किस तरह से इसे ले सकते हैं। वाई, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब कभी आपका जो है कोई ऐसा है जो आपको ऑन कर रहा है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा ऑब्वियसली जब आप किसी और यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट। मास्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आपका जो है वो बढ़ा देता है चांसेस, लेकिन विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी में एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा टफ है, नहीं मिल सकता। फिर दूसरा, आपको कैसे लेना चाहिए अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। यूनिवर्सिटी की लिस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालें। यूनिवर्सिटी की लिस्ट उस तरह से निकलनी चाहिए आपकी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं उस उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस डिग्री के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे मेरी बायोकेमिस्ट्री है तो मुझे पता होना चाहिए कि चाइना में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर या फिर पीएचडी का पोस्ट डॉक करवाया जा रहा है। जब मेरे पास वो लिस्ट आ जाती है तो उस लिस्ट के अंदर फिर मैं वन बाय वन सारी जो है वो क्या नाम है इसकी साइट्स को देखी, यूनिवर्सिटी की साइट्स को देखूंगी, उसके ऊपर जो है वो सुपरवाइजर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। या फिर आप फैकल्टी के अंदर जाके ढूंढ सकते हैं कि आपके जो डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सुपरवाइजर हैं जो एज अ पीएचडी स्टूडेंट्स ले रहे हैं। कुछ जो होते हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स को नहीं लेते, सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स को लेते हैं। कुछ जो है वो पीएचडी और मास्टर दोनों स्टूडेंट्स को ले रहे होते हैं कुछ सुपरवाइजर। तो आपने देखना है कि कौन सा सुपरवाइजर जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहा है या ले रहा है। तो उसको आप जो है वो एक एप्लीकेशन टाइप या भी यूं कहने के पूरे ईमेल का फॉर्मेट बनाएं और उसके अंदर अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखें। आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, आपकी सीजीपीए क्या है, आपका पैसे जो है वो मास्टर के अंदर किस चीज के ऊपर आपने काम किया हुआ है, और आप किस हद तक जो है वो इंटरेस्टेड है उनके काम में जो प्रोफेसर करंटली कर रहा है। तो फिर जो है वो होप्स हो के वो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। टाइमिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी टाइमिंग और चाइना की टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करती। तीन तीन घंटों का 3 से 4 घंटों का डिफरेंस है हमारा और उनका। तो आप कोशिश करें कि आप रात को जो है वो अपनी ईमेल जो है वो सेट करें, और कोई जब हम सोने लगते हैं 11-12 के बजे के करीब उस वक्त आप फॉरवर्ड करें। ठीक है, आप ड्राफ्ट बना के अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने खुद किया हुआ है कि मैं ड्राफ्ट बना के अपने पास रख लेती थी, उसके बाद जो है वो क्या नाम है उसको पूरा तरतीब दे लेती थी दिन में, और देन जो है वो रात को लेट नाइट जो जब मैं सोने लगती थी उससे पहले मैं उनको सेंड कर देती थी। इससे ये होता था कि जैसे ही आपका सुपरवाइजर या फिर जिसे आप सुपरवाइजर बनाना चाह रहे हैं वो प्रोफेसर जैसे ही आपका अपना लैपटॉप ऑन करता है या ईमेल्स अपनी ऑन करता है या मोबाइल अपना देखता है, उसने अगर अपने मोबाइल में अपनी ईमेल एक्टिव की हुई है तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही उसे आपकी ईमेल जो है वो शो होती है। तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है कोई स्टूडेंट्स लेने में तो वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स करता है। फिर दूसरी चीज वी चैट भी है। अगर जो है वो अगर आपको वी चैट मिल जाती है उस प्रोफेसर की तो आप इजीली जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं उससे बात करके। मोस्टली टीचर्स जो हैं वो ईमेल पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली कर भी देते हैं, वो आंसर दे देते हैं कि भाई आया मुझे एक्सेप्ट मुझे जो है वो पीएचडी स्टूडेंट चाहिए या नहीं चाहिए है। ठीक है, फिर अगर नहीं चाहिए या उन्होंने रख लिया है तो वो आपको रीजन बता देते हैं ताकि आप जो है वो दोबारा उन्हें ईमेल ना करें। ओके,
आगे है अप्लाइंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें कौन कौन सी है कि आपको जो है वो अप्लाई ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जो है वो आपको एक लॉगिन बनाना होता है। उसके बाद जो है वो आप बाकायदा तौर पे उस पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी अपलोड करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है, क्योंकि दो जगह पे हमें करना होता है। एक जगह वो है जहाँ पे अगर तो यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर कर रहे हैं तो वो फिर भी यूनिवर्सिटी पूछती है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं, या उस एरिया का प्रोविंशियल जो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर उसको सिलेक्ट करते हैं। तो देन जो है वो आपको उसी हिसाब से जो अपना अप्लाइंग का प्रोसेस भी रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए भी साथ में अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे सीएससी पेज के ऊपर, सीएससी का ऑफिशियल पेज जो है वो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे पोर्टल बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और ये दोनों जगह पे फिर मैं अप्लाई कर दूंगी। अगर जो है वो हम प्रोविंस लेवल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर हमें प्रोविंस लेवल का जो पेज उन्होंने दिया हुआ होगा उसके ऊपर पोर्टल बनाना पड़ेगा और देन जो है वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी ऐड करके हमें जो है वो दोनों जगह पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, और हाँ, उसके बाद का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन फीस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस मांगती हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन फीस जिन यूनिवर्सिटीज में नहीं है उनमें अप्लाई करें, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि जिन यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन फीस रखी हुई है वो आपको एडमिशन देंगे ही देंगे। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो आपका अप्लाइंग का है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है बात की है, अगर आप कर भी देते हैं ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस के हैं। तो आप जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाए तो उसके साथ आप लिख लें कि भाई ये वाली यूनिवर्सिटी जो है रजिस्ट्रेशन फीस मांग रही है और ये वाली यूनिवर्सिटी जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांग रही। चाइना में क्या जिनमें सीएससी जो है वो तकरीबन 250 या 260 तक जो है वो 250 या 260 यूनिवर्सिटीज जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती है। बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल ये प्रोविंस लेवल का जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर करती है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो पहले तो फर्स्ट पे आप प्योरिटी देंगे सीएससी स्कॉलरशिप ही आपको मिले और आप जो है वो उसी के ऊपर अप्लाई करें। लेकिन मेन चीज होती है कि सीएससी स्कॉलरशिप के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी रिलेटेड आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी हो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्टेंस लेटर हो आपके पास और वो यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हो, और देन आप जो है वो सीएससी पोर्टल के ऊपर जो है वो तीनों यूनिवर्सिटीज वो वाली सिलेक्ट करें जिनका एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास ऑलरेडी है। दूसरा जरूरी नहीं है सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जाए, आप ये दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट करें, साथ में इनकी जो है वो ये गवर्नमेंट लेवल का भी सिलेक्ट करें। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो अच्छा खासा स्टाइपेंड भी दे रही है। इतना स्टाइपेंड होता है कि स्टूडेंट जो है वो इजीली बेयर कर सकते हैं, इजीली अपना जो है वो रहने का खर्च जो है उठा निकाल सकते हैं उस स्टाइपेंड से। बाकी जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको कोऑर्डिनेटर के साथ जो है उनके साथ अपने बाकायदा तौर पे कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो आप वीचैट के जरिए से रह सकते हैं, ईमेल के जरिए से रह सकते हैं, ऑफिशियल नंबर उन्होंने दिया हुआ होता है उसके जरिए से भी कॉल करके अपने स्कूल के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं कि भैया आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या चल रहा है, या फिर आप बाकायदा तौर पे ईमेल करके ईमेल के जरिए से आपने जो है वो अप्लाई किया हुआ है, जिसके जरिए से पोर्टल बना हुआ है आपका यूनिवर्सिटी का और सीएससी जो है ऑफिशियल पेज के ऊपर, वही ईमेल आप यूज करते हुए उनको ईमेल फॉरवर्ड करके आप अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो कभी भी आपकी एप्लीकेशन को ऑन नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें और उसके बाद आप ये वाला प्रोसेस शुरू करें।
अदरवाइज एप्लीकेशन की कोई वर्थ नहीं होती उसको। सो इनफ। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछना चाहें तो अभी जी पूछ सकते हैं, जी अगर मैम। आप जो है वो बाद में पूछना चाहें तो। जी मैम, थैंक यू। जी जी प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपको हमें देता है ना प्रोफेसर, जिसके अंडर हम लोग करना चाह रहे हैं अपना कंटिन्यू मास्टर्स, जी जी। तो वो तो ईमेल्स का ही रिप्लाई नहीं करते। हमने ट्राई किया है, ईमेल्स यही पता तो नहीं मेन देखते भी। चीज है कि वो बिल्कुल नहीं आप जो है वो ऑन करते हैं। एक ट्रैकर आता है, ईमेल ट्रैकर, अगर आपने लगाया हुआ हो तो। ये मैंने लगाया हुआ था जब मैं अप्लाई कर रही थी। ठीक है, आप क्या करें, आप उस ईमेल ट्रैकर को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा आप, ठीक है, कि आपको कौन सा ईमेल ट्रैकर जो है वो लगाना है। आप ईमेल ट्रैकर इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के अंदर और उसे उस ईमेल के साथ कांटेक्ट करें जिसके जरिए से आप जो है वो कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि सुपरवाइजर जो है वो आपकी ईमेल खोल के देख चुका है या नहीं। क्योंकि अगर उसने खोल देख ली है तो उसके साथ टिक, मतलब छोटा सा टिक का निशान जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर उसने नहीं देखी है तो उसके साथ जो है वो डॉट का निशान जो है वो नजर आता रहता है हमें कि उस सुपरवाइजर ने नहीं देखा है। अगर तो उसने देख लिया है तो फिर दोबारा उसे ईमेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं देखा है, आपको पता चल गया है, आपके ट्रैकर ने आपको बता दिया है कि उसने नहीं देखा, तो फिर आप दोबारा जो है वो उस सुपरवाइजर को ईमेल कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। फिर कोशिश करें कि रात को, जैसे मैंने कहा है कि आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं, बनाने के बाद उनके अंदर से सुपरवाइजर अपने ढूंढें कि कौन कौन से सुपरवाइजर जो हैं वो अच्छे हैं। फिर जो है जो आपको बेयर कर सकते हैं और आपको जो है वो ये एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हैं, जिनकी फील्ड जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। तो उनको ढूंढे और उनको ढूंढ के उनकी ईमेल एड्रेस जो है वो उनके ऊपर सेट करें अपनी ईमेल्स के अंदर रात के टाइम, और देन जो है वो उनको सेंड करें ताकि सुबह मॉर्निंग में आपको उनके मिल सके। नो डाउट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एक्सेप्टेंस लेटर लेना, लेकिन इसका यही एक तरीका है, इसके अलावा और अच्छा कोई मैम, शॉर्टकट दूसरा नहीं है। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन जी मेरा जी। ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्रोफेसर हमें एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। जैसे आपने बोला है कि आप ये सर्च करेंगे कौन सा प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा जल्दी, कौन सा जो है वो नहीं, हमें। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोफेसर ने एक पीएचडी स्टूडेंट, अगर वो ऑलरेडी ले रहा है ना, स्टूडेंट्स ले रहा है, पीएचडी स्टूडेंट्स ले रहा है, आपने उसकी जो है वो बायोग्राफी जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने बना के डाली हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो पीएचडी स्टूडेंट लेता है, इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट्स भी लेता है, ठीक है। तो बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है उनकी प्रोफाइल के अंदर कि वो पीएचडी सुपरवाइजर हैं या नहीं है। अगर तो वो पीएचडी सुपरवाइजर हैं तो उन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं पेश आ सकता उन्हें लेने में। अगर आपकी सीवी स्ट्रांग है, अगर आपकी सीजीपीए स्ट्रांग है, तो वो ऑब्वियसली वो आपको ऑन करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि भाई मैम मास्टर्स के लिए एक्सेप्टेंस हेलो, लेटर किस हिसाब से मैटर करता है? मास्टर्स के लिए कंपलसरी है एक्सेप्टेंस लेटर? इतना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आपके पास हो तो एडमिशन यूं कह लें कि उसके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो, बीइंग अ ओके मास्टर मैम, आई स्टूडेंट। हैव अ क्वेश्चन। मैम अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं जी है जी। देन हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी मास्टर्स के लिए ना? हाँ जी, हो जाए, हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी। मैम मेरा ये ये नहीं क्वेश्चन है था कि कि नहीं मिलता एडमिशन, एडमिशन मिल जाता है। कैंडली जी कोशिश जी। करें कि सबके सवाल सुने और सबको। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर एक्सेप्टेंस लेटर हम मेल करेंगे जो किसी भी टीचर को या प्रोफेसर को, तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, मतलब जो रिक्वायर्ड होगी? मुझे समझ नहीं आई आप क्वेश्चन क्या करना चाह रही हैं। आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना चाह
जी मैम, अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो ईमेल हम सेंड या फॉरवर्ड करेंगे प्रोफेसर को, तो उसमें हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो बहुत होगी। सिंपल सी है, उसमें कोई आपने कहानी नहीं लिखनी है, बाकायदे तौर पे सिर्फ अपने बारे में लिखना है कि आप कौन हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज आपका नेम, उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली है, फिर दूसरी चीज आपकी सीजीपीए क्या है, अपनी सीवी आप अटैच कर रहे हैं नाम ईमेल के साथ, फिर तीसरी चीज आप जो है वो बताएं आपके पास कौन कौन सा एक्सपीरियंस है। एक छोटी सी समरी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते कि बहुत ज्यादा मेस क्रिएट किया हुआ है आपने ईमेल के अंदर। छोटी सी आप ईमेल बनाए 2 पैराग्राफ की, ठीक है, जिसके अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर आप अपने बारे में लिखे हैं, दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो उनके काम में जो है वो इंटरेस्ट शो करें, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने काम और उनका काम कुछ को रिलेट करके दिखाएं उनको उस ईमेल के अंदर, ठीक है, और देन जो है उसे फॉरवर्ड कर। होप सो थैंक के यू मिल मैम, जाएगा। थैंक यू। जी मैम एक क्वेश्चन है, जी जी। मैम ये है कि हम लोग कब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब 4 साल की डिग्री है तो हम लोग किस सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपना, आप और कोशिश हम करें कि लोग, जब आप जी जी या फिर हम लोगों ने जो क्वेश्चन अपना अप्लाई कंप्लीट करना कर है, लेना। या हम लोगों ने जो हम्म। अप्लाई करना है, अप्लाई हम लोग किस सेमेस्टर में करते थे? क्योंकि मोस्टली डिग्री प्रोग्राम के अंदर इस तरह होता है कि आपका लास्ट सेमेस्टर जो होता है ना वो आपका इंटर्नशिप का होता है। तो हम लोग मतलब कौन सा हम्म। अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा कि जिसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रिजल्ट वेटिंग हो क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बता। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिनका लास्ट सेमेस्टर था और उनके लास्ट सेमेस्टर से पहले पहले उनकी सारी चीजें हो चुकी थी, ठीक है। ये ईच एंड एवरीथिंग सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आपको कौन सा सुपरवाइजर ऑन कर रहा है, ठीक है। मेन चीजें जो अगर एक अच्छा प्रोसेस देखें, जो कह लें कि कब आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको 7th सेमेस्टर के अंदर जो है वो अपने कम से कम डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लेने चाहिए, और 8 के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ढूंढना चाहिए अपने लिए, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप जो है वो अप्लाई कर सकें नेक्स्ट अपनी जो है वो ये एडमिशन के लिए, ठीक है। और एडमिशन का प्रोसेस भी इतना कुछ छोटा तो होता नहीं है कि ये 5 से 6 मंथ तो ले जाते हैं, इजीली ले जाते हैं, ठीक है, कि पहले आपने अप्लाई किया है उसके बाद जो है वो काफी लंबा प्रोसेस है इनका, चाइनीज का जो है ना, जिसमें ये घुमाते हैं स्टूडेंट को एट द एंड जो है वो होप सो ये कुछ स्टूडेंट्स को खुशखबरी मिल भी जाती है कि उनका हो गया है और सीएससी स्कॉलरशिप या फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिलते हैं। लेकिन आपको 7th में अपने डॉक्यूमेंट्स और 8 में अपने एक्सेप्टेंस लेटर का नाम कर लेना चाहिए, मैं ये कहूँगी। अच्छा मैम, एक 8 चीज और के सेमेस्टर। ना, सबसे ज्यादा इशू बहुत आता है कि अपना डिग्री नहीं आप फाइंड कर पा रहे। जो मतलब पाकिस्तान में डिग्री चल रही है वो मुश्किल है कि मतलब वही डिग्री आपको ना ऐसा उसी नाम से वहां पर फाइंड हो जाए। और क्या हम लोग उससे रेलेवेंट डिग्री कर लेंगे और उसके बाद एचईसी हम लोग उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे डिग्री दे देगी? मेरी बात सुने, हमजा है ना आपका नाम? हमजा, देखिए ये आपका अपना है कि आप खुद सेटिस्फाइड हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो हाल है ना कि अगर आपकी बेस सेम नहीं है ना तो आपको जॉब ढूंढने में बहुत इशू होगा, कि आपने बीएस किसी और में किया हुआ है, मास्टर किसी और में किया हुआ है, पीएचडी में आप किसी और टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आ रहे हैं। पीएचडी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि पीएचडी का कर लेते हैं कि वो टॉपिक जो है वो इस तरह से सेट किया जा सकता है कि आप अपनी फील्ड जो में काम किया हुआ है आप अपनी फील्ड में रहते हुए कर लें। लेकिन ट्राई यही करें कि आपकी जो बेस चल रही है, मतलब बेसिक जो है, जैसे मेरा बीएस बायोकेमिस्ट्री में है, मेरा एमफिल भी बायोकेमिस्ट्री में है और आगे मेरी पीएचडी भी बायोकेमिस्ट्री में चल रही है। तो आप जो है वो चीजें जो है वो अपनी सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको एचईसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल को जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मे भी अगर आप अपनी फील्ड से बहुत ही ज्यादा बाहर चले जाते हैं तो फिर एचईसी को प्रॉब्लम हो सकती है।
मैम ये जो हमारा मोटिवेशनल लेटर होता है, मोटिवेशनल लेटर, उसमें हम लोग प्रोफेसर को यही बता रहे होते हैं ना कि वाई आप हमें क्यों जो है एंटरटेन करें स्कॉलरशिप के लिए, या हमारी रिसर्च ये चल रही है और आपकी रिसर्च भी यही है, तो ये इस वजह से मैं आपके पास एनरोल करना चाह रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे यही बैचलर चीज में तो हमारी रिसर्च तो होती ही नहीं ना यूनिवर्सिटीज में, रट्टा सिस्टम है, तो रिसर्च तो है ही नहीं। मैं ये एग्री से हूँ। तो यही इशू आ रहा है कि रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाएं और वो किस तरह प्रोफेसर को हम लोग एंटरटेन करें कि वो हमें ले स्कॉलरशिप में। सीनियर्स की हेल्प लें, और जो आपका सुपरवाइजर है, नो डाउट मैंने आपने तो एग्री से किया हुआ है, मैंने जीसी से किया हुआ है, और जीसी के उस वक्त जीसी में मैंने रिव्यू लिखा था, तो एग्री तो फिर भी जीसी से बेहतर है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो आप जो है वो ट्राई करें कि अपने सीनियर्स की हेल्प भी लें, और जो आपको सुपरवाइजर थोड़ा बहुत अलाउड हुआ है उसकी थोड़ी सी जो है ना उनके अटेंशन भी लें, कोई अच्छा जो है वो टॉपिक लें और उसके ऊपर थोड़ा बहुत, उन्हें मैं ये नहीं कह रही क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल लगती हैं जब आप स्टार्टअप लेते हैं, और बीएस में हम स्टार्ट ही लेते हैं रिसर्च की तरफ ना। तो कोशिश करें कि जो आपके सीनियर हैं उनके साथ बना के रखें और उनसे हेल्प लें और अपने सुपरवाइजर से हेल्प लें, और कम से कम रिसर्च आर्टिकल तो नहीं, रिव्यू तक पहुंच जाए या एक रिपोर्ट तक पहुंच जाए। इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप करने के बाद जो है वो एक अच्छी रिपोर्ट तक पहुंच जाए या रिव्यू लिखने के काबिल हो जाए, रिव्यू लिखने। थैंक यू मैम मैम। एक चीज और के कुछ चीजें अनसर्टिफाइड होती हैं, मतलब आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस इस तरह के होते हैं जो अनसर्टिफाइड होते हैं, या कोई आपने वर्कशॉप इस तरह की अटेंड की, तो क्या उन चीजों को हम लोग अपनी सीवी के अंदर या फिर अपना मोटिवेशन लेटर के अंदर या अपने इंट्रो के अंदर उन चीजों को इनकोड कर सकते हैं कि मेरा कि आपने उसी से रेलेवेंट हो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो क्या नहीं, आप ये उनको थोड़ा फिर टफ इनकोड हो कर जाएगा। सकते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये है कि ये आपको चीजें जो है वो बाद में आपके काम के अंदर हेल्प आउट कर सकती हैं, लेकिन जिस चीज की आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है ना, कल को अगर आपके पास कोई कहता है कि भाई हाँ मुझे दो, आपके पास कौन सा इसका प्रूफ क्या है आपके पास, तो आप प्रूफ तो नहीं कर सकते ना। हाँ ये है कि आप काम करके दिखा सकते हैं, तो ऐसी चीज आप बिल्कुल भी मेंशन ना करें जो क्या आपने आपके पास उसका प्रूफ नहीं। नो डाउट वो आपकी चीज हेल्प कर देगी, क्योंकि टाइम कहीं भी अगर आपने लगाया है तो वेस्ट नहीं जाता अगर अच्छी जगह पे लगाया हुआ है। और मैम कुछ चीजें हम लोग प्रेजेंटली वर्क कर रहे होते हैं, अब मतलब अभी उनकी फाइनल कंक्लूजन की तरफ वो नहीं जा रहे, तो हम लोग उनको भी मतलब इनकोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के कोई रिसर्च कर रहे हैं तो मतलब वही अभी इनकम्प्लीट है और आप उससे पहले अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब पब्लिकेशन तो बात की बात है ना, तो आप मतलब उस चीज को फिर इनकोड कर सकते हैं कि आई एम नाउ वर्किंग इन रिसर्च ट्रायल और ये सारी चीजें। कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप साथ में लिख दें उस पर कंटिन्यू या इस तरह के जो है फिगर थोड़ा सा बना के, जिससे बंदे को पता चल जाए कि आप करंटली इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। ये एक पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट डालेगा आपके सीवी के अंदर। किसी और का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। मैम ये जो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह होते हैं 2 मैम इयर्स 3 मैम इयर्स, ये जो मोटिवेशनल लेटर होता है इसमें कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बता दें। एक तो रिसर्च बेस्ड भी होता है और इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें जो इसको मजीद इफेक्टिव बनाए। रिसर्च बेस्ड भी होता है, और दूसरा ये जो है ये इतना ज्यादा कोई यूं कह लें कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है कि कोई खास पॉइंट होगा तो जो है वो आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है या आपकी सीवी स्ट्रांग हो सकती है। आपके कुछ पॉइंट्स जो मेन यूं कह लें कि एक फॉर्मेट है बाकायदा तौर पे मोटिवेशनल लेटर लिखने का, तो वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। वो मोटी मोटी चीजें आपने अंदर लिखनी ही है, लिखनी मेंशन करनी ही है। हाँ ये है कि अगर वो चीजें जो हैं वो आप एक अच्छे फॉर्मेट के साथ या फिर यूं कह लें कि एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ के जो लिखा हुआ है पढ़ने वाले के ऊपर एक अच्छा असर डाल रहा है,
तो आपको इंशाल्लाह एडमिशन जो है वो आपका हो जाता है, या फिर टीचर जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर या फिर इस तरह से आपकी एडमिशन में जो है वो हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, जी क्या हमें एडमिशन से पहले IELTS या HSK का एग्जाम देना पड़ता है? बिल्कुल, अब मैंडेटरी है। अब जो है वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, पहले नहीं था। पहले इंग्लिश प्रेफरेंस सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जो है वो एक एप्लीकेशन लिखते थे, यूनिवर्सिटी हमें इंग्लिश प्रेफरेंस सर्टिफिकेट बना के दे देती थी, और हम जो है वो स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके तो अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब जो है वो अब उन्होंने चेंज कर दिया, वो HSK3 जो है वो मांगते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, अगर स्टूडेंट्स का हो जाता है तो वो वहां पे जाके छोटी मोटी जॉब भी कर सकते हैं, उस जॉब के साथ जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये चाइना अलाउ नहीं करता। लेकिन आपके लिए दूसरा, अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो और बहुत सारे फायदे हैं। एक जगह पे आप जा रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज ही आपको नहीं आती है, तो आप किस तरह से बात, इवन आप कहीं मार्केट में शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आपको चीजें खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप कर लो। एक्चुअली मेरा अभी 4th सेमेस्टर है, तो मेरा इरादा ये था कि मैं चाइनीज लैंग्वेज का कर लूँ कोर्स, तो मेरे ख्याल में ये बेनिफिशियल होगा फिर। अच्छा, तो मैं आप पहले भी सिर्फ चाइना क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैम मेरा है टूरिज्म से रिलेटेड, उसके अलावा हमारे पास अभी है सच मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी एक्चुअली चाइना को सेंड कर रही है हमें, हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं, हमारा फिर तो बहुत डिपार्टमेंट अच्छी खुद बात है, कर फिर रहा है, आप इस वजह से कर हमारे ले। लिए बेनिफिशियल है। ज्यूल यूनिवर्सिटी, जोंगनान यूनिवर्सिटी, वुहान। हाँ फिर इसलिए मैम अच्छा मैं आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा था कि मैं अब आपके ख्याल में कर लूँ चाइनीज लैंग्वेज हाँ हाँ HSC के 3 तक। HSK3 तक राइट ये आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। ये और का क्वेश्चन हो भाई? Miss, I want to ask probably. Yes. The procedure you explained is the same for other countries? No, it's little bit different, you can say. Sorry to cut The मैम, एक्सक्यूज मी, ये ना जस्ट चाइना के लिए आप चाइना के बारे में मतलब जो भी पूछें, बाकी जो अदर कंट्रीज हैं इंशाल्लाह उनके लिए भी सेमिनार अरेंज होंगे, और कोशिश करेंगे कि जो उधर एडमिशन प्रोग्राम उनको लाएंगे तो वो आपको क्लियरली इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे। Means if I have one, then acceptance letter we quickly respond, or I can get acceptance from any university from China. Sorry, I think I faced some voice problem. Can you repeat your question? Can you repeat your question, please? Okay. मैम HSK3 के साथ हमारा आइट्स नहीं चल सकता? इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के अलावा आइट्स हो गया। आइट्स? यस मैम। आइट्स दूसरी कंट्रीज में चल सकता है। सही। और मैम हम ये जो चाइनीज लैंग्वेज के प्रोग्राम आते हैं, चाइनीज लैंग्वेज की स्कॉलरशिप्स फॉर 2 इयर्स, उसके लिए तो HSK नहीं ना चाहिए होगा। अगर हमारी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लगी तो चाइनीज लैंग्वेज के कोर्स पे तो निकल ही सकते हैं। मेन मकसद तो यही है ना, पाकिस्तान से निकलना। नहीं, पाकिस्तान अभी इतना भी बुरा नहीं है कि आप इस तरह से निकले उसको छोड़ के। अगर आप जाते हैं तो जाके बाहर के लोगों के बारे में उनकी जो है वो लाइफ देखेंगे किस तरह की है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मिल रही है, यहाँ पे आपको यूट्यूब मिल रही है, ठीक है, सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही है। वहाँ पे सब कुछ ब्लॉक है, गूगल ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा मजा आता है वहाँ पे जाके, क्योंकि आपकी एंटरटेनमेंट सारी की सारी बंद हो जाती है।
तो पाकिस्तान को इतना बुरा ना कहें, आई थिंक। जी एनीवन, कोई और सवाल हो किसी का? मैम, जो हमारा मोटिवेशनल लेटर है इसको स्टडी प्लान के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? यानी कि हमारा जो स्टडी प्लान है उसमें कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें जो है वो लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे हमारी प्रीवियस जो जितने भी क्लासेस हैं या कोई हमने कोई और प्रोग्राम एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो क्या हम उनको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें तकरीबन सेम टू सेम है, मिलती जुलती होती है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो इसकी टेंशन ना लें। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अगर हमारे पास पब्लिकेशंस हैं 1 या 2, तो हमारे एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा होते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट फ्रेश है, उसके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस तो दी जाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपकी सारी की सारी चीजें काउंट की जाती हैं। ठीक है, कि आपके पास ये चीजें हैं, आपकी सीजीपीए क्या है वो देखा जाता है, फिर आपके पास जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हैं वो देखा जाता है, पीछे वाली फील्ड आपकी बिल्कुल मैच कर रही है उस सुपरवाइजर के साथ, ये नहीं मैच कर रही वो देखी जाती है, फिर साथ में आपकी रिसर्च भी देखी जाती है। तो अगर आपके पास रिसर्च है तो साथ में एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, द सेकंड थिंग इज कि सीएससी स्कॉलरशिप जो है उस पे जो आपको मंथली मिलता है, मंथली या एनुअली, आई डोंट नो अबाउट इट, तो वो क्या मतलब आपको मिलते हैं? ये डिफरेंट है। ओके, नहीं, सीएससी के लिए तकरीबन सेम है। सीएससी आई थिंक पे कर रहा है 3500 युआन। यस, ठीक है, पर मंथ। जी जी, पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल एंड जो रेजिडेंशियल वो जो फैसिलिटीज हैं वो अलग से हैं डेफिनेटली। जी जी, वो भी जो है वो सीएससी ही प्रोवाइड कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग सीएससी प्रोवाइड कर रही है आपको, बस आपका खाना और जो है वो आपका मूव, अगर आप मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो आप खुद करते हैं। बाकी आपका जो है ना वो भी आपको स्टाइपेंड दे देती है साथ में पर मंथ, जब आपको स्टाइपेंड मिल जाता है तो आप बेयर कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग मींस आई वांट टू आस्क कि जो स्पाउस है, स्पाउस को भी कोई फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको जॉब्स की कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं या नहीं? I don't know, मुझे इसके बारे में सॉरी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई रहता तो कैंडली अपना क्वेश्चन पूछ ले, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। कम से कम कितनी सीजीपीए होनी चाहिए? सीजीपीए 3 से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 3 से ऊपर होनी चाहिए। अब आप ओके मैम, अगर ये सेमिनार के बाद आपसे कंसल्ट करना हो तो आप जी व्हाई नॉट, आप तो आप मिस्टर जमीर से मेरा फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो काइंडली वो पूछ ले, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। सर जैसे जैसे अप्लाईज आएंगी आप कंफर्म कर देंगे ग्रुप में? जी वो इशू नहीं है, वो मैं लास्ट में अनाउंस कर, मैंने कहा था आपको फर्स्ट में ऐसे गुड न्यूज़ दूंगा लास्ट में इंशाल्लाह सबको, तो वो जब आपके क्वेश्चन है वही गुड न्यूज़ आपको उसमें हर चीज़ अप्लाई में भी गाइड, आप अप्लाई में भी गाइड कर देंगे? वो आपको उसमें सारी चीज़ मैं बता देता हूँ, नो इशू। पहले आप अपने क्वेश्चन जो मैम से हैं वो क्लियर कर लें सारे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। की आवाज स्लो आ रही है सर।
अब ठीक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ जी रही जी है, क्लियर बिल्कुल ही आ है। रही है सर, आ रही है, अब आ रही है। लगता है कि सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जी जी बिल्कुल सर जी, आ रही है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू माय अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि अपनी कौम की खिदमत के लिए जितना हमसे हो सका हमने फिजिकल नहीं हो सका ऑनलाइन सेमिनार हेल्ड किया ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद मैम इशरत नौरीन का भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमें टाइम दिया। उसके बाद डॉक्टर दानिश साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। उनकी मदद की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उन्होंने ही सपोर्ट किया है हर मामले में हमें, अल ज़मीर फाउंडेशन को। तो आई थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और उसके बाद आप सब जो भी हैं सबका थैंक्स। अब जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि हमने चाइना में इस्लामाबाद में और एक दो और सिटी हैं पाकिस्तान के, उधर कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट कर लिया है। जो भी हमारे ग्रुप में है या एनीवन कोई भी है वो हमारे थ्रू उनके पास जाएगा तो वो इंशाल्लाह वो उनको फुल गाइड करेंगे। और चाइना के अंदर बैठे हुए हैं जो, वो उनके उधर जाके जो भी स्कॉलरशिप होगी बाई हैंड डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह सबमिट कराएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप होगी, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टाइपेंड भी होता है, वो मंथली फिर स्टूडेंट को देते भी हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि जो हमारी फाउंडेशन के रेफरेंस से जाएगा, अल ज़मीर फाउंडेशन के रेफरेंस से जाएगा, तो वो कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है। और अब आप लोग इसके बाद इंशाल्लाह एक और सेमिनार करा रहे हैं जिसके अंदर वो कंसल्टेंट होंगे, मोस्टली एक चाइना से हैं, उधर ही रहते हैं, एक दो इस्लामाबाद से हैं। तो काइंडली आप सब जी लोग जी ज्वाइन। सर, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है जी थैंक यू। तो आप लोग कोशिश करना कि ज्वाइन करना। आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह वो गाइड करेंगे फुली तौर पर। आप में से जिसको भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, उधर आके पूछ सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाई करना हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए नहीं है, बीएस के लिए, मास्टर के लिए, एमबीबीएस के लिए भी कोई जाना चाहे उसका भी इंशाल्लाह हम उधर एडमिशन कराएंगे। अब ये है कि अप्लाई वगैरह हर चीज़ हम खुद करा के देंगे, यानी आप लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए इंशाल्लाह अल ज़मीर फाउंडेशन करा के देगी। जितना हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करें, यूट्यूब है हमारी, उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। आप लोग हमें एज अ टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर पैशन हो कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। एज अ कॉमन मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी आप लोग डायरेक्ट उस ग्रुप के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। हम सेमिनार ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमिनार होगा तो आप लोगों को हम फिर बता देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर ही हो जाएगा इंशाल्लाह। Good initiative and best of luck. Thank you. थैंक यू। थैंक यू ओके सर, सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Best of luck to all students. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. May God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया।